वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एस जे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम वेदांत दर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा था शिक्षा का संप्रत्यय। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए वेदांत दर्शन के अनुसार। आज हम स्टार्टिंग करेंगे पाठ्यक्रम का। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शिक्षा का संप्रत्यय फिनिश कर देंगे और ये हमारी आज की लास्ट क्लास होगी वेदांत दर्शन की। इसके बाद हम बुद्धिस्ट दर्शन की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो शिक्षा के संप्रत्यय में आज हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि वेदांत दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वेदांत दर्शन में विद्या के दो भाग बताए गए। एक बताया पराविद्या और दूसरा बताया अपराविद्या। तो इसी पराविद्या पर और अपराविद्या के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया और वो भी दो भागों में बांटा गया। एक था पराविद्या पर आधारित पाठ्यक्रम और दूसरा था अपरा विद्या पर आधारित पाठ्यक्रम, ठीक है। पराविद्या में हम बात कर रहे थे पारलौकिक ज्ञान की। किसकी? पारलौकिक ज्ञान की, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की। और अपराविद्या में भौतिक या व्यवहारिक, भौतिक या व्यवहारिक ज्ञान विषय, ठीक है। अगर पराविद्या की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आ जाएंगे? इसके अंतर्गत सबसे पहले आ जाएगी हमारी नैतिक शिक्षा, ठीक। फिर आ जाएगी हमारी आध्यात्मिक मूल्य, और फिर आ जाएगा हमारा आत्मज्ञान की शिक्षा, आत्मज्ञान की शिक्षा। और फिर आ जाएगा नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक मूल्य, आत्मज्ञान की शिक्षा। और फिर हमारा इसमें आ जाएगा आत्म अनुशासन की शिक्षा, ठीक। और अपरा विद्या की बात करें तो इसमें हम जीविकोपार्जन के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम व्यवहारिक विषयों को पढ़ेंगे, जैसे गणित, हस्तकला, सैन्य शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, आदि।
तो बच्चों, जो वेदांत दर्शन के अनुसार जो पाठ्यक्रम की संकल्पना थी वो दो भागों पर आधारित थी, एक पराविद्या पर और दूसरा अपराविद्या पर। पराविद्या में मैंने आपको बताया था, इसमें हम आध्यात्मिक मूल्यों की बात करते हैं, इसमें हम मोक्ष प्राप्ति की विद्या की बात करते हैं कि विद्या वह होती है जो हमको मोक्ष की तरफ ले जाए। तो इसमें इन विषयों का ही चयन किया जाता है जो हमें मोक्ष के लिए तैयार करती है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको साधन ढूंढती है। इसी में हम चतुष्ट साधन की विद्या का भी पढ़ाई करते हैं। और जो अपरा विद्या की बात करते हैं तो ये व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करनी होती है, जो जबकि वेदांत दर्शन का एक मुख्य जो उद्देश्य है वे यही उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन का कि मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन जब संसार में आता है जीव, तो वे इस संसार में व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करता है, जिसके लिए उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए गणित विद्या और हस्तकला जैसे विषय, सैन्य शिक्षा जैसी सैन्य शिक्षा, और हम देखें तो इसमें सामाजिक शिक्षा आदि ऐसे विषय आते हैं। तो ठीक है, तो ये था हमारा पाठ्यक्रम। और अब हम देखेंगे कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधियां, बच्चों हमने शिक्षण विधियां भी आपको बताई थी, इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले आएगी हमारी श्रवण विधि, फिर आएगी मनन विधि, मनन विधि, फिर आएगी निधिध्यासन विधि, निधिध्यासन विधि, फिर आएगी अभ्यास विधि, फिर आएगी व्याख्यान विधि, फिर आएगी संवाद विधि, और फिर आएगा आदि अन्य विधियां भी इसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो जब शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले श्रवण विधि, फिर मनन विधि, फिर निधिध्यासन विधि, फिर अभ्यास विधि, फिर व्याख्यान विधि, फिर संवाद विधि और अन्य विधियां। ठीक है, तो श्रवण विधियों में हम जो बालक को जो हम ज्ञान देते हैं वो बालक उसमें श्रवण यानी कि सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि जो शिक्षक होता है वे उपदेश देता है और बालक उन उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनता है और सुनकर उसका चिंतन मनन करता है। और मनन विधि की बात करें तो इसमें बालक अपनी पढ़ी हुई चीज को मन में रखता है और उसको आत्मसात करता है। और निधिध्यासन की विधि की बात करें तो वो उसका नित्य अभ्यास करता है, ध्यान से ध्यान लगाकर समाधि लगाकर वे अपनी शिक्षा को ग्रहण करता है, उसे आत्मसात करता है। अभ्यास विधि की बात करें तो वो डेली अभ्यास करेगा कि आज हमने क्या सीखा। और व्याख्यान विधि में क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वे अपने बात को व्याख्यान विधि के माध्यम से यानी कि उपदेश देने के माध्यम से अपनी शिक्षा बांटते थे। फिर बात आती है संवाद विधि की, इसमें जो है इसको हम शास्त्रार्थ विधि भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि जिसको हम डिबेट बोल सकते हैं, इसमें बालक जो होता है वो शिक्षक के साथ शास्त्रार्थ करता है अर्थात प्रश्नोत्तर करता है। वो सभी प्रकार से अपनी ज्ञान को टीचर के साथ और टीचर अपनी उपदेश को बच्चे के साथ बांटता है और उसका अभ्यास करता है। तो इस प्रकार से ये शिक्षण विधियां थी। अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी की संकल्पना वेदांत दर्शन में किस प्रकार से की गई है। अब बात करेंगे शिक्षक और शिक्षार्थी की। शिक्षक
और शिक्षार्थी। तो शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध है वे गुरु शिष्य परंपरा वाला इसमें संबंध था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो शिक्षक है वे शिक्षार्थी को बोलेगा तत्त्वमसि, अर्थात तुम ही ब्रह्म हो, तुम में ही ब्रह्म का अंश है। तो वो इस बात से उसको अवगत कराएगा और शिक्षार्थी उसको इस तरह से लेगा कि वह इस बात को मानेगा कि अहम ब्रह्मसामी, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। तो शिक्षक और शिक्षार्थी का ऐसा संबंध होता है कि वह उसकी स्व की पहचान कराता है। कौन? शिक्षक शिक्षार्थी को, और शिक्षार्थी इस बात को मानने को तैयार हो जाता है, अर्थात वे इस बात को आत्मसात करता है कि अहम ब्रह्मसामी, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, तो इसमें क्या अवधारणा है? तत्त्वमसि की और अहम ब्रह्मसामी की। अहम ब्रह्म सामी। ठीक, अगर अब बात करें हम वेदांत दर्शन के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो अनुशासन आत्मानुशासन होना चाहिए। आत्मानुशासन। ठीक, अनुशासन कैसा होना चाहिए? आत्मानुशासन होना चाहिए, अर्थात जो हमारा विद्यार्थी है, जो हमारा छात्र है, वो स्वयं से प्रेरित हो, उसके ऊपर जबरन हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दंड लगाकर उसको हमें अनुशासित नहीं करना है। वो स्वयं से प्रेरित होगा। जब वो स्वयं से स्वयं को जानने की कोशिश करेगा तो उसे हम कहेंगे आत्मानुशासित होना। ठीक है, तो ये थी हमारी वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा की संप्रत्ति, तो जिसमें कि हमने शिक्षा के उद्देश्यों को लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हमने इसकी पाठ्यक्रम की रूपरेखा को देखा, तो हमने देखा कि परा विद्या और अपरा विद्या दो भागों में हमारा पाठ्यक्रम डिवाइड था। आध्यात्मिक मूल्य और व्यवहारिक शिक्षा पर आधारित था, जिसमें हमारी नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक मूल, आत्मज्ञान, आत्मशासन की शिक्षा हम देते हैं परा विद्या में। अपरा विद्या में हम गणित, हस्तकला, सैन्य शिक्षा, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों की इसमें हम शिक्षा प्राप्त कराते हैं। फिर आती है शिक्षण विधियां, जिसमें कि हमारी श्रवण विधि, मनन विधि, निधिध्यासन विधि, अभ्यास विधि, व्याख्यान विधि, संवाद विधि। बाकी जो मैंने दर्शन की विधियां आपको बताई थी, कौन कौन सी बताई थी कि शब्द प्रमाण विधि, प्रत्यक्ष विधि और शब्द प्रमाण विधि, प्रत्यक्ष विधि, और आपको क्या बताया था मैंने? हाँ, संवाद विधि होगी और क्या नाम, अनुमान विधि। ये सारी विधियां जो मैंने आपको बताई थी, वे सारी विधियां जो है इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, क्योंकि वो भी दर्शन की विधियां हैं। वो मैंने अलग से समझा दी, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अगर आप वेदांत दर्शन की शिक्षण विधियां में इतना ही लिखाएंगी तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। फिर शिक्षक शिक्षार्थी में उनका जो संबंध होता है वो इस प्रकार का संबंध होता है कि जो शिक्षक होता है वह उसे ब्रह्म का अंश की उसे अनुभूति दिलाता है कि तुम ब्रह्म का अंश हो, और शिक्षार्थी इस प्रकार से तैयारी करता है कि अहम ब्रह्मसामी, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। और अनुशासन की बात करें तो इसमें जो अनुशासन है वे कठोर अनुशासन की बात ना करके वहां पर आत्मानुशासन की बात वेदांत दर्शन करता है। तो बच्चों, पूरे वेदांत दर्शन का अगर हम निष्कर्ष देखें तो हमने देखा कि ये आत्मज्ञान की बात करता है, और इसमें ब्रह्म और जीव के एकत्व का अनुभव करना ही वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति करना। सा विद्या या विमुक्ति विद्या वह है जो मुक्ति की ओर ले जाए, अर्थात मोक्ष की ओर ले जाए।
तो कहने का मतलब है वेदांत दर्शन में हमने ब्रह्म और जीव की संकल्पना को देखा। इसकी हमने देखी कि 6 उपशाखाएं थी और 6 उपशाखाओं में अलग अलग ब्रह्म और जीव की अवधारणा दी गई, उसकी अलग अलग संकल्पना की गई। लेकिन हमारे सिलेबस में था शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन, जिसमें कि हमने ब्रह्म और जीव को कई कई उदाहरणों से समझा कि ये किस प्रकार से एक है। विद्या को समझा, अविद्या को समझा, क्या ब्रह्म है, क्या जीव है, क्या जगत है, क्या ब्रह्मांड है। एक सूत्र के द्वारा मैंने आपको कई बार समझाया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवो न परा, अर्थात ब्रह्म और जीव में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश है और एक दिन ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। ये एकत्व है, इनका एकत्व का अनुभव करना ही वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य था। तो आज हमारी वेदांत दर्शन की क्लास खत्म होती है। कल से हम नई दर्शन यानी कि बुद्धिस्ट दर्शन की बात करेंगे। तो बच्चों हमारी आज की क्लास यहीं तक